Hi everyone, welcome to our channel Ocean of Dentistry. I am Dr. Kunal and today our topic of discussion is preclinical topic from the BDS second year and from the BDS final year. It is a topic related to your dentistry point, that is fundamental of tooth preparation. So let's come to our topic. What is operative dentistry? One of the most important point that should be remembered by you, because it is almost every time being asked by the external examiner as your viva question. What is operative dentistry is? Operative dentistry is the art and science of diagnosis, treatment, prognosis of defect of teeth which do not require, remember, which do not require full coverage restoration for the correction. Such treatment should result in the proper tooth form, function and the aesthetics while maintaining the physiological integrity of the tooth in a harmonious relationship with the adjacent soft and hard tissue, all of which should enhance the general health and welfare of the patient. कुछ समझ में आया? नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया आपको? समझाता हूं. देखो, ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री वर्ड बाय वर्ड पे ध्यान देना. ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री इज द आर्ट एंड साइंस. इट इज नॉट जस्ट आर्ट, इट इज द आर्ट एंड साइंस, बोथ थिंग. ओके, ऑफ डायग्नोसिस, किसी चीज को डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट प्लान देना, प्रोग्नोसिस, और बाद में जो हमने डायग्नोस किया, मान लीजिए हमने देखा कि भाई केरीज है, तो अब हमने ट्रीटमेंट प्लान बनाया कि क्या इसमें कंपोजिट रेस्टोरेशन किया जाना चाहिए, क्या इसमें अमलगम रेस्टोरेशन किया जाना चाहिए, या फिर इसमें आरसीटी की जरूरत है. तो हमने ये डिसाइड किया. अब क्या किया, हमने ट्रीटमेंट कर दिया पेशेंट का, पेशेंट विलिंग हुआ, हमने ट्रीटमेंट कर दिया. ट्रीटमेंट करने के बाद हम प्रोग्नोसिस भी तो देखेंगे कि जो डिफेक्टिव पोर्शन था टूथ का, वो उसमें प्रोग्नोसिस कितना है, कितना हीलिंग हुआ है. तो इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट ऑफ टूथ विच डू नॉट रिक्वायर, जिसमें फुल कवरेज रेस्टोरेशन, जिसमें पूरी तरीके से रेस्टोरेशन नहीं चाहिए फॉर करेक्शन. इसमें जो है एक पार्शियल रेस्टोरेशन चाहिए. पार्शियल हमें करना है, हमें पूरा एकदम नया दांत ही थोड़ी लगा देना है उस जगह पे. दैट विल बी कॉल्ड इम्प्लांट. तो हमारा काम क्या है कि हम इसको जो बचा हुआ पोर्शन है उससे एक नया सेम टू सेम उसी टाइप का दांत क्रिएट करना, मतलब पार्शियल रेस्टोरेशन करना है हमें. ठीक है. सच ट्रीटमेंट शुड रिजल्ट इन द प्रॉपर फॉर्म, टूथ एंड फंक्शन एंड एस्थेटिक्स. मतलब क्या हुआ, हम ऐसा ट्रीटमेंट करें जिससे कि प्रॉपर फॉर्म ऑफ टूथ आ जाए. मान लीजिए कि मोलर्स का जो कस्प है वो कस्प बिल्कुल प्रॉपर हो, एंटीरियर्स का कस्प है तो वो बिल्कुल प्रॉपर हमें दिखना चाहिए, मैमलियंस वगैरह दिखने चाहिए. तो इट शुड गिव प्रॉपर टूथ फॉर्म. ठीक है. एंड फंक्शन, और जो काम है, मान लो मोलर का काम है ऑक्लूजन, तो ऑक्लूजन होना चाहिए, फोर्स ऑफ मेस्टिकेशन पड़े तो वो ब्रेक डाउन ना हो, ऐसा होना चाहिए. फॉर फॉर्म एंड फंक्शन एंड द एस्थेटिक्स. डेंटिस्ट्री का पहला पॉइंट यही याद रखो, 85% ऑफ द डेंटिस्ट्री इज सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक्स. ओनली 15% ऑफ योर डेंटिस्ट्री इज जस्ट फॉर द नॉलेज एंड द टेक्निकल पॉइंट. सो ये क्या है, एस्थेटिक्स और फंक्शन दोनों को मेंटेन करें. एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बाहर के कंट्रीज में तो इसके लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं कि भाई मेरा एस्थेटिक्स सही करो. क्या जरूरत है ऑर्थो ट्रीटमेंट कराने की, जब अगर एस्थेटिक्स ही सही नहीं होगा तो हमारा ऑर्थो यही तो काम कर रहा है, एस्थेटिक्स को सही कर रहा है. हम जो काम करें वो दिखने में भी सुंदर हो. इट शुड गिव अ गुड अपीयरेंस. तो इट शुड हैव प्रॉपर टूथ फॉर्म, फंक्शन एंड प्रॉपर एस्थेटिक्स व्हाइल मेंटेनिंग. अब ऐसा ना हो कि हम ये सब चीज कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमने बाकी सबको अवॉइड कर दिया. नहीं, while maintaining the proper physiological function, physiological integrity of tooth with the and harmonious relationship with the adjacent soft and hard tissue. बोन के साथ, हार्ड टिश्यू में बोन आ जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू में बकल म्यूकोसा, जिंजाइवा वगैरह के साथ एक प्रॉपर हार्मोनियस रिलेशनशिप बना के रखे, गुड बेटर रिलेशनशिप उसके साथ हो.
ऐसा ना हो कि हम जो रेस्टोरेशन किए हैं वो जिंजाइवा को इरिटेट करे, वो कल होकर के अनूप में फॉर्मेशन हो जाए एक्यूट नेफ्रोटाइजिंग जिंजाइवाइटिस, या फिर नॉर्मल जिंजाइवाइटिस ही कॉज करे, इरिटेशन टू द जिंजाइवा कॉज करे, इरिटेशन टू द बकल म्यूकोसा कॉज करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ऑल ऑफ विच, अब जो हमने काम किया, ऑल ऑफ विच शुड इनहांस द जनरल हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पेशेंट। ये सब के सब क्या करें कि एक जनरल हेल्थ और वेलफेयर ऑफ द पेशेंट को दे। पेशेंट का वेलफेयर होना चाहिए इसमें, और इससे पेशेंट का जनरल हेल्थ इनहांस हो। तो अब हमने अब एक बार फिर से पढ़ो। ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री एक ऐसा आर्ट एंड साइंस ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट ऑफ टूथ विच डू नॉट रिक्वायर फुल कवरेज रेस्टोरेशन फॉर करेक्शन। स्टॉप। Such treatment should result in the restoration of proper tooth form, function and aesthetics of the tooth in a harmonious relationship with the adjacent soft and hard tissue, okay, while maintaining the general health and welfare of the patient, while enhancing the general health and welfare of the patient. Okay, तो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का क्लियर है डेफिनेशन। सेकेंड, objective of cavity preparation. ओके, जो ऑब्जेक्टिव है, अब हमने क्या किया कि कैविटी प्रिपरेशन का हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, तो हमने पहले ऑब्जेक्टिव देखा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। कि रिमूव ऑल द डिफेक्ट ऑफ टीथ एंड गिव द नेसेसरी प्रोटेक्शन टू द पल्प। हम जो दांत में है सारे के सारे जो डिफेक्ट है, हमारे टूथ में जो डिफेक्ट है उसको रिमूव करना और एक पल्प को प्रोटेक्शन देना, हमारा ये मोटो है। नेक्स्ट, लोकेट द मार्जिन एज कंजर्वेटिवली एज पॉसिबल। देखो हमारा नाम ही क्या है, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री। तो हमारा काम क्या है, कंजर्व करना। तो हमें मार्जिन को लोकेट करके कंजर्व करना है, जितना हो सके हमें टूथ को बचाना है, जो नेचुरल टूथ है उसको हमें बचाना है। अब कैविटी बनाना है सो डैट की रेस्टोरेशन, अब ऐसा कैविटी हमें बनाना है कि हम जो रेस्टोरेशन कर रहे हैं, सो डैट बोथ द रेस्टोरेशन एंड टूथ बोथ कैन विदस्टैंड द लोड ऑफ मैस्टिकेशन। क्योंकि देखो आपका लोड ऑफ मैस्टिकेशन बहुत ज्यादा होता है। जब लोड ऑफ मैस्टिकेशन ज्यादा होता है उसको भी तो मेंटेन करके चलना है आपको। तो हमें ऐसा कैविटी डिजाइन प्रिपेयर करना है जिससे कि लोड ऑफ मैस्टिकेशन भी बियर हो सके, और लोड ऑफ मैस्टिकेशन को बियर करते हुए वह क्या कर सके कि अपने रेस्टोरेशन को भी वह होल्ड कर सके। तो हमें ऐसा कैविटी डिजाइन करना है। अब एस्थेटिक्स और फंक्शनल वैल्यू, जो कि आर्ट ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का डेफिनेशन कहता है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब नीड फॉर रेस्टोरेशन, अब रेस्टोरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो यदि दांत में केरीज हैं, यहां पे दांत में केरीज लगा या दांत माल फॉर्म हुआ, अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रेस्टोरेशन चाहिए होगा। कोई फ्रैक्चर टूथ है, यहां पे देखो केरीज हुआ, दांत खराब हो चुका है, तो अब हमें उस जगह पे एक प्रॉपर फॉर्म और फंक्शन के लिए, प्रॉपर एस्थेटिक्स के लिए हमें करना होगा रेस्टोरेशन एंड रिप्लेसमेंट। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टूथ प्रिपरेशन। फर्स्ट इज द जनरल फैक्टर। इन द जनरल फैक्टर पल्प एंड पेरियोडोंटल स्टेटस। पल्प का स्टेटस क्या है, पेरियोडोंटल स्टेटस क्या है, इस पे जाते हैं। देन वी गो फॉर द ऑक्लूजल रिलेशनशिप, then come to the dental anatomy. These are the factors that should be keep in your mind during the time of restoration. Direction of enamel rods, thickness of enamel and dentin, they should be kept in mind. Size and position of the pulp, relationship of the tooth to its supporting tissue, उसके supporting tissue के साथ relationship क्या है। इसके अलावा patient factor, age, पेशेंट का एज क्या है। जो माइनर एज के पेशेंट होते हैं उनमें एक अलग वे होता है, वो पेडियाट्रिक केस में चले जाते हैं, पीडोडोंटिक्स में। एस्थेटिक कंसीडरेशन हमें देखना होगा, पेशेंट के लिए एस्थेटिक कंसीडरेशन क्या है, पेशेंट का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। अब देखो आपने क्या किया, पेशेंट का इकोनॉमिक स्टेटस लो है, आपने उसको बोला कि सर जी आप गोल्ड का रेस्टोरेशन करा लो, पेशेंट कराएगा? बिल्कुल नहीं कराएगा। आपको क्या करना होगा
कि आपको उसके इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ केस हिस्ट्री वी से राइट अबाउट द ऑक्यूपेशन। आपको ऑक्यूपेशन से पता चल जाएगा, पेशेंट से पूछना नहीं है कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं, आपने जो केस हिस्ट्री लिखा है उससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा, उसके कितने बच्चे हैं, उसके खर्च किस आसपास में होगा। आप क्योंकि जिस फील्ड में हो उसमें मार्केटिंग बहुत मैटर करता है। मैं बार बार कह रहा हूं 85% डेंटिस्ट्री योर पर्सनालिटी एंड डिफरेंट थिंग्स पे डिपेंड करता है, ओनली 15% योर नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो आपने एस्थेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, एज देखा, इकोनॉमिक स्टेटस पेशेंट का एक फैक्टर होता है। पेशेंट विथ हाई रिस्क ऑफ एज, अब वैसे एरिया में जहां पे फ्लोराइड कम है तो वहां पे रिस्क ऑफ कैरीज ज्यादा है। पेशेंट डायबिटिक है, रिस्क ऑफ कैरीज ज्यादा है, आपको ये ध्यान देना होगा। अफेक्टेड एंड इन्फेक्टेड डेंटिन को भी एक फैक्टर लिया गया है, रेस्टोरेटिव मटेरियल एक फैक्टर होता है। व्हाट आर द अप्रोचेज? अब हमने क्या किया, अब हमारा कुछ स्टेप्स होता है। हमने किया क्या कि कैरीज देख लिया, इकोनॉमिक स्टेटस, डिफरेंट फैक्टर जो हम कंसीडर कर सकते थे हमने कंसीडर किया। अब हमने देखा क्या कि कैविटी प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट स्टेप कैविटी प्रिपरेशन। सेकेंड इज द मैट्रिक्स एप्लीकेशन, मैट्रिक्स बैंड और रिटेनर एक लेक्चर में मैं बोलूंगा कैसे लगाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल, अब आप मटेरियल का प्रिपरेशन करोगे, मान लो जिंक फॉस्फेट का लाइनर लगा रहे हो तो जिंक फॉस्फेट को आप मिक्सिंग करोगे एज अ ल्यूटिंग सीमेंट। फिर इंसर्शन और फिर एमलगम का अगर रेस्टोरेशन कर रहे हो, फिर कंपोजिट रेस्टोरेशन कर रहे हो तो आप उस पर रेस्टोर करोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, इंसर्ट करोगे मटेरियल को। अब आपने इंसर्ट कर दिया मटेरियल, अब आपने छोड़ दिया, बिल्कुल गलत। आप क्या करोगे, अब प्रॉपर टूथ फॉर्म और फंक्शन दोगे, क्योंकि प्रॉपर कस्प बनाओगे, प्रॉपर पिट्स बनाओगे, प्रॉपर फिशर बनाओगे, पिट्स एंड फिशर कस्प वगैरह एकदम प्रॉपर जैसे एक नेचुरल टूथ में होता है वैसे आप कार्विंग करोगे उसका। देन यू गो फॉर द फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग फॉर द पर्पस ऑफ एस्थेटिक्स। ये हमारे टोटल 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है दैट इज कैविटी प्रिपरेशन। ये जो डेफिनेशन लिया है हमने स्टेटमेंट से लिया है, और स्टेटमेंट में डेफिनेशन लिखा गया है, वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैविटी प्रिपरेशन और डिफाइन कैविटी प्रिपरेशन। तो कैविटी प्रिपरेशन इज द मैकेनिकल अल्टरेशन ऑफ डिफेक्टिव, इंजर्ड और डिजीज्ड टूथ इन ऑर्डर टू बेस्ट रिसीव अ रेस्टोरेटिव मटेरियल विच विल री-एस्टैब्लिश अ हेल्दी स्टेट फॉर द टूथ इंक्लूडिंग एस्थेटिक करेक्शन वेयर इंडिकेटेड अलॉन्ग विद द नॉर्मल फॉर्म एंड फंक्शन। अब बता दो क्या होता है ये, आपको नहीं समझ में आएगा ऐसे, आप ब्रेक करो इसको। यह एक मैकेनिकल अल्टरेशन है, बिल्कुल हम विद द हेल्प ऑफ एयर रोटर, विद द हेल्प ऑफ बर्स हम मैकेनिकली उसको कटिंग करते हैं, एक प्रॉपर शेप देते हैं कैविटी का ऑफ ए किसका हम मैकेनिकल अल्टरेशन कर रहे हैं, डिफेक्टिव, इंजर्ड या डिजीज्ड टूथ का। किसी भी तरीके का डिफेक्टिव टूथ है, इंजर्ड टूथ है या फिर डिजीज्ड टूथ है, कैरीज वाला टूथ है, फ्रैक्चर्ड टूथ है, तो हम क्या करेंगे उसमें मैकेनिकल अल्टरेशन करेंगे इन ऑर्डर टू बेस्ट रिसीव हर रेस्टोरेटिव मटेरियल। जो हमने रेस्टोरेटिव मटेरियल लगाया है वो बिल्कुल बेस्ट रिसीव रेस्टोरेटिव मटेरियल विच विल रीस्टैब्लिश अ हेल्दी स्टेट फॉर द टूथ, जो कि इस दांत के लिए, इस टीथ के लिए एक बेटर, एक बेस्ट हेल्दी रेस्टोरेशन हो जाए, एक बेटर उसके साथ रिलेशनशिप बना ले, होल्ड करे उसमें और ऑक्लूजन फोर्स वगैरह को, इंक्लूडिंग द एस्थेटिक करेक्शन। एस्थेटिक्स तो हमें बिल्कुल ध्यान देना ही है, वेयर इंडिकेटेड अलॉन्ग विद द नॉर्मल फॉर्म एंड फंक्शन, नॉर्मल फॉर्म और फंक्शन को ध्यान रखते हुए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैविटी प्रिपरेशन डेफिनेशन। नाउ सी दिस कैविटी हैज बीन प्रिपेयर्ड। अब कैविटी का स्ट्रक्चर होता है, क्लास 1 का कैविटी अलग होता है, क्लास 2 का कैविटी अलग होता है। अब कैविटी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप वॉल्स को ध्यान में दोगे, देन कम टू द एंगल देखोगे, बट ज्वाइंट वगैरह देखते हैं हम, उसके अलावा कैवो सरफेस एंगल, देन फ्लोर, बिल्कुल स्मूथ फ्लोर हमें चाहिए होता है, 4 वॉल्स का सपोर्ट चाहिए। अब मान लो मैं एक शो करता हूं आपको एक एरिया कि आप कैसे कैविटी को रिस्टोर करते हो, तो होता क्या है, जो प्रॉपर कहानी है। एक पेज लेकर क्या यस टेक, मान लो ये हमारा क्या है, एक फ्लोर है, एक सरफेस है। अगर मैं इधर से कैविटी बना लूं, इधर से कैविटी बना लूं, क्या होल्ड करेगा रेस्टोरेशन? बिल्कुल नहीं। इधर से वॉल नहीं है, इधर से वॉल नहीं है, फ्लो कर जाएगा, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि हमें 4 वॉल्स का एक सपोर्ट देना होगा,
और जब हम 4 वॉल्स का सपोर्ट देंगे, अब देखो इसके अंदर अगर मैंने कुछ भर दिया तो ये रुक जाएगा। यही कहानी होती है, हमें यहां पे भी करना होता है कि हमें 4 वॉल्स का सपोर्ट देना होता है। हमने 4 वॉल्स का जैसे ही सपोर्ट दे दिया, एक प्रॉपर एंगल दिया है, एक प्रॉपर स्मूथ फ्लोर बनाया है, तो एक कैविटी हमारा निकल के बाहर ही नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू जीवी ब्लैक, क्वेश्चन पूछा जाता है फुल नेम ऑफ जीवी ब्लैक, ग्रीन वर्डिमान ब्लैक। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ जीवी ब्लैक। जीवी ब्लैक का क्लासिफिकेशन तो आपसे बार बार पूछा जाएगा वाइवा में, हजारों बार पूछा जाएगा वाइवा में। आप सेकेंड ईयर से शुरू कर सकते हो और फाइनल ईयर तक जीवी ब्लैक का क्लासिफिकेशन चलता है। जीवी ब्लैक ने टोटल कैविटी प्रिपरेशन को टोटल 5 क्लास में बांटा था। क्लास 1 कैविटी प्रिपरेशन। क्लास 1 कैविटी प्रिपरेशन में इन्होंने बोला था कैविटी प्रिपेयर्ड ऑन द ऑक्लूजल सरफेस ऑफ द मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। वो मैं अभी आपको डिटेल करूंगा। सेकेंड इज द क्लास 2, देन क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 एंड द क्लास 6 कैविटी। अब क्लास 1 कैविटी। क्लास 1 जो कैविटी होता है, इट इज अ सिंपल कैविटी, ओनली टूथ सरफेस इज इन्वॉल्व। कंपाउंड कैविटी ऐसे होते हैं जिसमें 2 टूथ सरफेस इन्वॉल्व होता है, जो कि क्लास 2 में चला जाता है हमारा। कॉम्प्लेक्स कैविटी में 3 या 3 से ज्यादा सरफेस इन्वॉल्व होते हैं, कॉम्प्लेक्स ये भी क्लास 2 चला जाता है। अब देखो ये हमारा मैंडिबुलर इंसाइजर्स हैं। ये लिंगुअल सरफेस पे लिंगुअल व्यू जो देखो, आप देखो लिंगुअल व्यू में हमने कैविटी बनाया। ये हमारा मैक्सिलरी मोलर है, यहां पे हमने कैविटी प्रिपेयर किया है। ये हमने कैविटी बनाया है, ये कैविटी बनाया, ये कैविटी बनाया। दे आर द सिंपल कैविटी, क्योंकि ये सिर्फ एक सरफेस को इन्वॉल्व कर रहा है। अब प्रीमोलर का लिंगुअल व्यू, मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर का लिंगुअल व्यू। ये देखो लिंगुअल व्यू हमने देखा, ओके। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स कैविटी, क्योंकि इसने 2 सरफेस को इन्वॉल्व कर लिया। कॉम्प्लेक्स कैविटी, कॉम्प्लेक्स कैविटी, आप बस एरो पे फोकस करो। कॉम्प्लेक्स कैविटी, these all are the cavity preparation steps. Now stages and the steps in the cavity preparation बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार में पूछा जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि स्टेजेस, व्हाट आर द स्टेजेस एंड द स्टेप्स इन द कैविटी प्रिपरेशन। तो सबसे पहला होता है, 2 पार्ट में हमने स्टेजेस को बांटा है। एक इनिशियल स्टेज होता है कैविटी प्रिपरेशन का और एक फाइनल स्टेज होता है कैविटी प्रिपरेशन का। जो इनिशियल स्टेज होता है कैविटी प्रिपरेशन को, इसको हमने अब 4 पार्ट में बांट दिया। सबसे पहला आउटलाइन फॉर्म एंड फंक्शन देते हैं, देन प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म देते हैं, प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म देते हैं एंड देन द कन्वीनियंस फॉर्म देते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म का। जो प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म है, प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म में हमने क्या देखा कि आउटलाइन फॉर्म हमने बनाया और फाइनल स्टेप ऑफ कैविटी प्रिपरेशन में हमने क्या क्या देखा, रिमूवल ऑफ एनी रिमेनिंग infected or affected dentine if indicated, then we go for the pulp protection, then we go for the secondary resistance and retention form, then we go for the procedure for finishing external walls, then we go for the final procedure. सबसे पहले आते हैं outline form and initial depth. Okay, so come to discussion outline form and initial depth. definition क्या होता है? तो आउटलाइन फॉर्म स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ का जो डेफिनेशन है, दैट इज प्लेसिंग द कैविटी मार्जिन इन द पोजीशन दे विल ऑक्यूपाई इन द फाइनल प्रिपरेशन। हमने ऐसे कैविटी के मार्जिन को पोजीशन दिया है कि वह फाइनल प्रिपरेशन में एक अपना स्टेप लेंगे, वही बाकी बाद में चल के फाइनल स्टेप्स में दिखेंगे। दे विल ऑक्यूपाई द पोजीशन इन द फाइनल प्रिपरेशन। प्रिपेयरिंग, अब इनिशियल डेप्थ कितना होता है, वह में पूछा जाता है कि व्हाट इज द इनिशियल डेप्थ ऑफ द कैविटी प्रिपरेशन। 0.2 to 0.8 mm पल्पली ऑफ द डीजे और नॉर्मल रूट सरफेस, मतलब रूट सरफेस में 0.2 to 0.8 mm तक जाएगा पल्पली। इट इज मैक्सिलरी क्लास 1 आउटलाइन फॉर्म। सी, दिस इज द करेक्ट आउटलाइन फॉर्म। ये जो डफटेल बनेगा, ये हमें ध्यान देना है, डफटेल बनेगा, राउंडेड मार्जिन्स होंगी, ये मैं अभी आगे बताऊंगा राउंडेड मार्जिन्स रिक्वायरमेंट। उसके बाद ये प्रॉपर शेप होगा। ये हो गया कन्वेंशनल, ये हो गया हमारा कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव हो गया, ये हो गया कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव क्लास 1 कैविटी। इट इज क्लास 2। सी, द सेकेंड
lower side or the interdental area has been covered, between the two tooth the area has been covered, so we go for class 2 and it is a compound cavity. Now this is a compound cavity, conventional compound cavity, and there are some error that you do during it. What are the errors is, see, you do what कि आप क्या करते हो कि ये जो मार्जिन्स है ना इनको कंप्रोमाइज कर देते हो। बिल्कुल नहीं, आपको मार्जिन्स कंप्रोमाइज नहीं करने हैं। आपको ध्यान रखना है कि मोलर्स में 2.6 और प्रीमोलर्स में 1.6 to 2 हमें मेंटेन करके चलना है। आप 2.6 लेके चलोगे तब वो 2 पे जाके रुकेगा, ठीक है। तो ये सब थोड़े से ध्यान देने होते हैं। आप इस एरिया को कट नहीं करोगे, प्रॉपर आउटलाइन फॉर्म को आप कवर नहीं करोगे। उसके बाद ये जो एंगल होता है ये राउंडेड ही रखोगे, याद रखना इस चीज को। अब ये देखो डीजे ये हुआ, पल्प ये हुआ, 0.2 mm ऑफ द डीजे जाता है, बस इससे ज्यादा नहीं। 0.8 mm ऑफ पल्पली टू द डीजे, ये 0.8 तक जाएगा, मतलब टोटल डेप्थ कितना हो जाएगा 1.5 to 2 mm, ओके। क्योंकि देखो 2 तो ये हो गया, सॉरी 1.5 तो ये हो गया, 0.8 वगैरह के आसपास में जाओगे तो टोटल वही 1.5 to 2 mm तक आप कैविटी का डेप्थ रखोगे। व्हाट आर द आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पूछे जाते हैं कि क्या प्रिंसिपल होता है, क्या सिद्धांत होता है। तो ऑल द फ्रायबल और वीकेंड इनामेल शुड बी रिमूव्ड। जितने भी फ्रायबल, जितने भी कमजोर लोग हैं उनको हटा देना चाहिए। देखो अब आप क्या करने जा रहे हो, आप ऑक्लूजल फोर्स को, मैस्टिकेटरी फोर्स को बियर करने वाले हो। यदि किसी भी लड़ाई में, एक कॉमन सेंस लगाओ ना आप, किसी भी लड़ाई में आपने कमजोर लोगों को रखा, वो क्या करेगा, एक ना एक दिन उसको टूटना है, और वो टूट गया तो आपके साथ पे जो लोग हैं वो भी टूटेंगे। तो यही चीज यहां भी है, जो कमजोर इनामेल है या डेंटिन है, अगर उनको आप छोड़ देते हो तो होता क्या है, जैसे ही कमजोर इनामेल को आप छोड़ते हो वो क्या करता है, बाद में चल के जैसे ही ऑक्लूजल फोर्स पड़ेगा रेस्टोरेशन ब्रेक कर जाएगा, आपका मार्केटिंग खराब होगा। पेशेंट कहेगा अरे वो कैसा डेंटिस्ट था, उसने तो ऐसा रेस्टोरेशन किया कि 2 महीने में टूट गया। पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर साहब आपने क्या किया, ये तो 2 महीने में टूट गया। ऐसा नहीं करना है। जब आप कैविटी बनाते हो प्रॉपर आउटलाइन फॉर्म एंड फंक्शन तो ध्यान रखना पड़ेगा। आउटलाइन फ्रेबल ब्रेकेबल जो इनामेल है उनको ब्रेक करके हटाना पड़ेगा, सारे फॉल्ट्स को रिमूव करने पड़ेंगे, ऑल द फॉल्ट्स। आप एक बात याद रखो कि जो कैविटी का मार्जिन होता है उस समय वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है पेशेंट के अंडर में। क्यों? क्योंकि हमें एक कैविटी का मार्जिन तो लेना है, बिल्कुल लेना है, लेकिन हमें जो डेंटल केरीज जहां तक एक्सटेंड हुआ है हमें केरीज पूरे हटाने हैं, उसके बाद रेस्टोरेशन करना है। ऑल मार्जिन शुड बी प्लेस्ड इन अ पोजिशन टू अफोर्ड अ गुड फिनिशिंग एंड मार्जिन ऑफ प्रिपरेशन शुड बी लोकेटेड फिनिशिबल और सेल्फ क्लींजिंग एरिया में होने चाहिए। फीचर्स, आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ का फीचर क्या होता है, हमें कस्पल स्ट्रेंथ को, कस्प के स्ट्रेंथ को मेंटेन करके चलना है। उसके बाद प्रिजर्व करना है मार्जिनल रीज को, दैट इज 1.6 to 2 mm इन द मोलर एंड इट इज मैक्सिमम स्ट्रेस बियरिंग एरिया। यह एक मैक्सिमम स्ट्रेस बियरिंग एरिया होता है, और चूंकि यस बिल्कुल एक दांत में मैक्सिमम स्ट्रेस बियरिंग एरिया मार्जिनल रीज ही होता है। ये 67% रिड्यूस हो जाता है यदि हमने थोड़ा भी, यदि 1 mm भी लॉस्ट होता है तो 64% हमारा लगभग जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर होता है दांत का। उसके बाद ऑब्लिक रीज को हमें मेंटेन करके चलना है मोलर्स के केस में। और ये ऑब्लिक रीज कैसे बनता है, पैलेटल और बक्कल, मीजियो पैलेटल डिस्टो बक्कल के बीच में एक ऑब्लिक रीज होता है। आप दांत देखोगे अपना, तो आप ध्यान देना जो आपके पास प्लास्टिक के टाइफोज होते हैं उसमें देखना ऑब्लिक रीज जो बनता है मीजियो पैलेटल डिस्टो बक्कल के बीच में बनता है, वाइवा में पूछा जाता है, आप ध्यान रखोगे इस चीज को। उसके बाद फेसियो लिंगुअल एक्सटेंशन को मिनिमाइज करोगे, फेसियल टू लिंगुअल एक्सटेंशन जो होता है उसको मिनिमाइज करोगे यूजिंग इनामिलोप्लास्टी, ठीक है, कनेक्टिंग 2 क्लोज फॉल्ट्स और कैविटीज, 2 फॉल्ट या 2 कैविटीज को बिल्कुल आपको कनेक्ट करके चलना है, क्योंकि उसके बीच में अगर थोड़ा भी पतला एरिया बच गया है तो वो ब्रेक कर जाएगा, रेस्टोरेशन खराब हो जाएगा आपका। और डेप्थ ऑफ प्रिपरेशन को डेंटिन तक ही रखना है, पल्प तक नहीं ले जाना है, क्योंकि पल्प में सेंसेशन कॉज कर देगा। ऑक्सिलरी फैक्टर्स, व्हाट आर द ऑक्सिलरी फैक्टर्स दैट यू शुड कीप इन माइंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कैविटी। कंजर्वेटिव, एडजेसेंट इनामेल क्रैक्स और डीकैल्सिफिकेशन शुड बी इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन। यस बिल्कुल, जो क्रैक्स है इनामेल में उनको आपको अपने प्रिपरेशन में रखना है ध्यान।
टाइप्स ऑफ रेस्टोरेटिव मटेरियल को भी ध्यान में देना है, एक्सटेंशन फॉर द एक्सेस को भी ध्यान देना है, एनाटमी एंड अलाइनमेंट को भी ध्यान देना है। यदि पॉसिबल हो तो नो मार्जिन विल बी इन ऑक्लूजन विद द अपोजिंग टीथ, कोई भी मार्जिन जो है वो अपोजिंग टूथ के ऑक्लूजन में नहीं है, क्योंकि ब्रेक करने का चांस ज्यादा होता है, और एस्थेटिक्स आपको ध्यान देना है। अब देखो बर कौन कौन से यूज करते हैं। जो बर होता है 2, 4, 5 बिल्कुल परपेंडिकुलर आप लोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर लोगे, और एक डायरेक्शन में कैविटी का प्रिपरेशन होगा, ठीक है। जो कैविटी का प्रिपरेशन आप करते हो एक डायरेक्शन में, ये नहीं कि ऐसे ऐसे चला रहे हैं, बिल्कुल आपका कैविटी ज्यादा डेप्थ होगा, खराब हो जाएगा, और आप जो चलाओगे तो उसको जो कैविटी का एक शेप जो होता है आप ध्यान में रखोगे, उसी के अकॉर्डिंग चलाओगे। डफटेल दिया, देखो आप मेरे उंगलियों पे फोकस करो, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, 2, 4, 5 का लगभग 3/4 आप कर लेते हो तो आपका डेप्थ कवर हो जाता है, ओके। 2, 4, 5 को अब एंगल बनाना है, ये 1.6 आपको, यही मैं बोल रहा था कि मार्जिनल रिज को बचाना है। मार्जिनल रिज आपका 1.6 प्रीमोलर में 2 mm इन द मोलर होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर नापूंगा कैसे, मैं मेजर कैसे करूंगा? बिल्कुल, जो 2, 4, 5 बर होता है उसका जो डायमीटर होता है कस्प का वो होता है 0.8 mm। अब 2 4, 5 बर हमने डाल दिया, मान लो कि ये हमारा टूथ है, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2, 2, 4, 5 बर डाल दिया, कितना हो गया ये 0.8, 1.6, यही तो हुआ प्रीमोलर्स का। अब एक तो डाल दिया और हल्का सा हाफ पोर्शन हमने ले लिया, ठीक है, तो 3 ले लिया तो हमने 2.5 गुना रख दिया। आपको ध्यान हो जाएगा, विद द टाइम आप ध्यान में ले आओगे कि कैसे कैविटी का 2 mm रखना है, अप्रोक्स हम लोग 2 mm रखते हैं। अब देखो कैसे कैविटी का प्रिपरेशन होता है। फर्स्ट स्टेप कैविटी में क्या होता है, एक डिच लगाया हमने राउंड बर से, 3 डिच लगाया जाएगा, ऐसा 3 डिच यहाँ यहाँ और यहाँ लगाएंगे। 3 डिच जब हमने लगा लिया, अब हमने 2, 4, 5 बर लिया, कैविटी का प्रिपरेशन शुरू किया। देखो ये कैविटी का बहुत पतला प्रिपरेशन हुआ है। अब हमने इसको शेप देना चालू किया। ये प्रीमोलर में हम कर रहे हैं 1.6, हमने मार्जिनल रिज को बचाया है। ये हम कर रहे हैं आइडियल का जो हमारा जॉसेट होता है उस पर। तो ये देखिए टाइफोज पे हमने बनाया और ये डफटेल हमने क्रिएट किया है, ये डफटेल, और ये हमने ध्यान रखा है डंबल शेप का जो स्ट्रक्चर होता है। अब ये हमारा प्रॉपर, ये देखो हमने डिच लगाया, अब हमने कैविटी प्रिपेयर किया। अब हम इसको एक मूवमेंट देंगे डायरेक्शन को बिल्कुल परपेंडिकुलर, और फिर हमने एक ऐसा शेप एक्वायर कर लिया है। आउटलाइन फॉर्म एंड इनिशियल डेप्थ फॉर पिट्स एंड फिशर कैविटी। अब पिट्स और फिशर वाले कैविटी जैसे मोलर्स में, तो एक्सटेंशन टू विच कंट्रोल बाय 3 फैक्टर, 3 फैक्टर जो इनको कंट्रोल करते हैं, जिसमें एक्सटेंशन टू विच द इनामेल हैज बीन इन्वॉल्व बाय द केरीज, कितना इनामेल इन्वॉल्व हुआ है केरीज के द्वारा। एक्सटेंशन टू विच टू अचीव साउंड एंड स्मूथ मार्जिन, हमें एक स्मूथ मार्जिन और एक गुड मार्जिन हमें रखना है, उतना ही तक एक्सटेंड करेंगे। और लिमिटेड बर डेप्थ, हम बर के डेप्थ को लिमिट करेंगे। रूल्स, कैपिंग ऑफ कस्प। अब हम कस्प कैपिंग, आप बार बार सुनते हो, आपका डेंटिस्ट बोलता है कि सर कस्प कैपिंग करा लो, या आप बोलोगे पेशेंट को कि सर कस्प कैपिंग करा लो। अब आप कब बताओगे कि कस्प कैपिंग उससे जरूरत है? एक तो पहला तो मैं आपको बता दूं, टू बी क्लियर, आप गलती करते हो तभी कस्प कैपिंग की जरूरत पड़ती है। पहला, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि केरीज बहुत बढ़ चुका होता है, तब तो कस्प कैपिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं बताऊंगा कितने पे कस्प कैपिंग करनी है और कस्प कैपिंग कब नहीं करनी है। Cusp capping of cusp should be done when the cavity extension is 2/3 from the central fissure to the cuspal eminence। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कस्प कैपिंग, देखो अब कस्पल एमिनेंस क्या था, यहाँ था, अब 2/3 आपने एक्सटेंड कर दिया, तब आपको चाहिए होगा कस्प कैपिंग की कहानी को लाना पड़ेगा कि कस्प कैपिंग करना है 2/3 फ्रॉम सेंट्रल फिशर टू द कस्पल एमिनेंस। अगर कैविटी का एक्सटेंशन हो गया है तब आप कस्प कैपिंग करोगे। Include all the fissure that cannot be eliminated by enameloplasty. Restrict the depth. Join 2 lesions if they are less than 0.5 mm apart। 2 lesion हैं, 2 केरीज हैं अगल बगल में। अब आप सोच रहे हो कि मैं चला जाता हूँ, एक काम करता हूँ और पेशेंट को मैं 2 कैविटी बना करके सही कर लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, आप एक कैविटी बनाओ, पूरे कैविटी को ज्वाइन कर दो। यदि 0.5 mm से ज्यादा 2 कैविटी के बीच में डिस्टेंस नहीं है तो याद रखना, 0.5 से ज्यादा है तब तो आप 2 कैविटी बना करके कर सकते हो, क्योंकि 0.5 पे ब्रेक नहीं होगा। अब एक्सटेंशन ऑफ कैविटी, फिर सफिशिएंट एक्सेस ले लो, फिर डेप्थ ले लो, एंड देन गो फॉर द सफिशिएंट क्लियरेंस विद द एडजस्टेंट टूथ। एडजस्टेंट टूथ से आपको सफिशिएंट क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि आपको इनामेल मैट्रिक्स लगाना है अभी।
अब इनिशियल कैविटी स्टेज का पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आउटलाइन फॉर्म, इनिशियल डेप्थ आपने दे दिया। अब सेकेंड दोगे, डेट इज प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म। अब प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म का डेफिनेशन बहुत बार पूछा जाता है वाइवा में कि व्हाट इज प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म, व्हाट आर द रूल्स दैट शुड बी केप्ट इन द टाइम ऑफ प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म। अकॉर्डिंग टू मिस्टर एडवेंट्स, shape or placement of cavity walls that best enable both the restoration and the tooth to withstand without fracture masticatory forces delivered principally in the long axis of the tooth। नहीं समझ में आया? समझाता हूं, मैं हूं यहीं पे। ऐसा शेप ऑफ कैविटी प्रिपरेशन हमें ध्यान देना है कि हम ऐसा शेप ऑफ कैविटी प्रिपरेशन ले जिसमें कि हम ऐसा शेप ऑफ कैविटी प्रिपरेशन ले जिसमें कि इनेबल करता हो, जो कि बेस्ट इनेबल करता हो, जो कि बेस्ट एडेप्टेशन देता हो हमारे टूथ को, रेस्टोरेशन को, एंड टू विदस्टैंड करने के लिए विदाउट फ्रैक्चर, बिना टूटे हुए, विदाउट फ्रैक्चर ए हाई मैस्टिकेटरी फोर्स, एक बेटर मैस्टिकेटरी फोर्स को बियर करवा सके, वह दांत बेटर मैस्टिकेटरी फोर्स को बियर कर सके। मतलब कहने का सीधा सीधा है कि हम ऐसा शेप ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्म दे, ऐसा शेप और प्लेसमेंट करें कैविटी के वॉल्स का कि जब मैस्टिकेटरी फोर्स पड़े तो बिना टूटे हुए वो जो फोर्स है वो प्रिंसिपली ऑन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ जो आएगा उसको बिना फ्रैक्चर हुए बिना टूथ डैमेज हुए वह रेस्टोरेशन को बियर कर सके। देन प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म, प्रिंसिपल क्या है प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म का? आपको बताया कि अभी आपसे बार बार पूछा जाएगा कि प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म का प्रिंसिपल क्या है। टू यूटिलाइज द बॉक्स शेप विथ रिलेटिवली फ्लैट फ्लोर एकदम बिल्कुल स्मूथ और फ्लैट होने चाहिए। बॉक्स शेप कैविटी होना चाहिए, जो 4 वॉल्स का मैं सपोर्ट दिखाया था वो होना चाहिए। रेजिस्ट ऑक्लूजल लोडिंग, वो इतना स्ट्रेंथ उसमें होना चाहिए कि वो रेजिस्ट कर सके ऑक्लूजल लोडिंग को बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एट राइट एंगल टू द मैस्टिकेटिव फोर्स, राइट एंगल टू द मैस्टिकेटिव फोर्स। ये हमारा कैविटी का फ्लोर है, ये हमारा कैविटी का फ्लोर है, ये हमारा फोर्स पता है तो ये इसको बियर कर सके। टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सटेंशन ऑफ एक्सटर्नल वॉल्स, कीप एज स्मॉल एज पॉसिबल, एक्सटर्नल वॉल्स के एक्सटेंशन को उतना ही बढ़ाओ इतना स्मॉल रखो, क्योंकि कंजर्वेटिव आपका नाम है तो आप कंजर्व करो उस एरिया को। उसके बाद देन टू अलाउ स्ट्रॉन्ग कस्प एंड रिजेस एरिया टू रिमेन विद सफिशिएंट डेंटिन सपोर्ट, और एक प्रॉपर डेंटिन का सपोर्ट उसको मिलता रहे। प्रिंसिपल क्या होने चाहिए आपको? आप स्लाइट राउंडिंग करोगे इंटरनल लाइन एंगल और रिड्यूस करोगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन द टूथ स्ट्रक्चर, तो राउंड एंगल क्या होंगे? राउंडेड होंगे। सिंपल सी बात है, इंटरनल लाइन एंगल राउंडेड होंगे। यदि शार्प इंटरनल लाइन एंगल है तो ये कहाँ पे होता है? गोल्ड फॉयल का रेस्टोरेशन करोगे तो ये रेजिस्ट करेगा मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन को, ठीक है। शार्प इंटरनल लाइन एंगल या फिर कोई पॉइंट एंगल है, यह करेगा सर्व एज अ कन्वीनियंट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कॉम्पैक्टिंग ऑफ गोल्ड के लिए। तो गोल्ड रेस्टोरेशन करते हो तो शार्प इंटरनल लाइन एंगल पॉइंट एंगल रखना, बाकी किसी में मत रखना। बाकी सब में जो आप रेस्टोरेशन करते हो तो आप उसमें इंटरनल लाइन एंगल और पॉइंट एंगल को राउंडेड रखोगे। टू प्रोवाइड इनफ थिकनेस ऑफ रेस्टोरेटिव मटेरियल टू प्रिवेंट इट्स फ्रैक्चर अंडर लोड। सिंपल सी बात है, इतना स्ट्रेंथ रखना चाहिए, इतना थिकनेस रखना चाहिए कि जब उस पर मैस्टिकेटरी लोड पड़े तो वो बियर कर सके। अब प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म का क्या क्या फीचर होता है? सबसे पहला तो बॉक्स शेप कैविटी होता है, एक 4 दीवारी से घिरा हुआ कैविटी होना चाहिए, फ्लैट फ्लोर होना चाहिए। उसके बाद वीकेंड टूथ स्ट्रक्चर उसमें इंक्लूडेड हो, प्रिजर्वेशन हो कस्प और मार्जिन का, मार्जिनल रिज और कस्प का प्रिजर्वेशन हो, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। देन इंटरनल लाइन एंगल्स जो होते हैं वो राउंडेड होने चाहिए, थिकनेस ऑफ एडिक्वेट रेस्टोरेटिव मटेरियल होना चाहिए, एंड रिडक्शन ऑफ कस्प फॉर कैपिंग इफ इंडिकेटेड। यदि कस्प कैपिंग इंडिकेटेड है तो वहाँ पे हमें कस्प का रिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम अब लगाने वाले हैं वहाँ पे। अब प्राइमरी रेजिस्टेंस फॉर्म में क्या होना चाहिए? डिजाइन करेंगे हम ऐसा आउटलाइन सो दैट मिनिमम ऑफ रेस्टोरेशन इज एक्सपोज टू ऑक्लूजल स्ट्रेस, बहुत कम से कम ऑक्लूजल स्ट्रेस हो, मतलब ऑक्लूजली कन्वर्जेंट, हम अंदर की तरफ। अब आपको मैं कैसे समझाऊं? आपको क्या करना है, ऐसा कैविटी बनाना है जो ऑक्लूजल फोर्स है, ऑक्लूजन पे हमें ऐसा दिखे और अंदर की तरफ वो रेस्टोरेशन भागा हुआ, ऑक्लूजली कन्वर्जेंट, सिट ऑन साउंड डेंटिन। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट था वेल का एक्सपेरिमेंट था ये, ओके। वेल साहब ने क्या कहा कि
जो एक मार्जिनल रिज है एट 1/4 ऑफ द इंटरकस्पल डिस्टेंस, द 10% ऑफ द लॉस ऑफ द रेजिस्टेंस। दो मार्जिनल रिज एट 1/4 इंटरकस्पल डिस्टेंस, 15% लॉस ऑफ द फंक्शनल रेजिस्टेंस। एक मार्जिनल 1/3, 2 मार्जिनल रिज, ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है, अब देखो ये बॉक्स शेप कैविटी बनाओगे आप, रिलेटिवली स्मूथ फ्लोर बनाओगे, ऐसा शेप नहीं होना चाहिए कैविटी का। ठीक है, अब ये इंटरनल राउंड एंगल लाइन एंगल्स होते हैं हमारे। ठीक है, देन थर्ड प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म। रेजिस्टेंस आपने दे दिया, अब रिटेंशन कराना है। जो प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म होता है, इसका स्टेटमेंट में डिफिनीशन कहा गया कि शेप एंड फॉर्म ऑफ प्रिपेयर्ड कैविटी, ठीक है, दैट रेजिस्ट द डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपके डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्ट करता हो। ओके, जो कि आपके डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्ट करता हो, एंड रिमूवल ऑफ रेस्टोरेशन फ्रॉम द टिपिंग और लिफ्टिंग फोर्सेस। किसी भी तरीके का टिपिंग फोर्स या किसी भी तरीके का लिफ्टिंग फोर्स हो तो आपको रेस्टोरेशन जो आपने किया है किसी भी तरीके के मैस्टिकेटरी फोर्स से रिमूवल ना हो, तो यही रिटेंशन फॉर्म है। ऐसा शेप या ऐसा फॉर्म होना चाहिए आपके कैविटी का। अब प्रिंसिपल डिपेंड करता है रिटेंशन फॉर्म के लिए, तो आपका बिल्कुल कैविटी का जो डिजाइन है वो हमारे कौन से मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। यदि आपने एमलगम रेस्टोरेशन किया है, आप सब जानते हो कि एमलगम का जो रेस्टोरेशन होता है उसका एक क्लासिकल कैविटी डिजाइन होता है। डेवलप करेंगे हम एक्सटर्नल वॉल को जो कि कन्वर्ज करेगा ऑक्लूजली, आपको मैंने बताया था कि ऐसे होता है। एंड डफटेल डिजाइन आपको मैंने पहले ही बता दिया था, डफटेल की तरह डिजाइन होना चाहिए। द डफटेल डिजाइन शुड प्रोवाइड रिटेंशन फॉर्म ऑन द ऑक्लूजल पोर्शन ऑफ द कैविटी। ये वाला हमारा डफटेल डिजाइन है। देखिए ये हमारा ऑक्लूजल पे जो डिजाइन है डफटेल पोर्शन है। यहां देखिए डफटेल डिजाइन हमने दिया है। द ऑक्लूजल कन्वर्जेंस ऑफ द वॉल ऑफर रिटेंशन इन द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द कैविटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑक्लूजली। यही हमारा जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है कैविटी का, उसमें देता है एक शेप ऐसा जो कि रिटेंशन फॉर्म प्रोवाइड करता है ऑक्लूजली कन्वर्जेंट। आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द रिटेंशन फॉर्म, प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म, डिफिनीशन पूछा जाएगा। डिफिनीशन आप बता सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है। रटने का कुछ नहीं है, समझने का है कि कैसा डिजाइन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। डफटेल फॉर्म दिया गया है। ये देखो, ये लाइन एंगल पॉइंट एंगल इंटरनल्स राउंडेड होने चाहिए। डफटेल का एक प्रॉपर विड्थ होता है। अब प्राइमरी रिटेंशन फॉर्म का प्रिंसिपल कंपोजिट रेस्टोरेशन के लिए। अब आप कंपोजिट रेस्टोरेशन कर रहे हो, आपने क्या किया, चांदी नहीं भर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कंपोजिट भर रहे हो। कंपोजिट भरने का मतलब क्या है, अमलगम तो क्या करता है, केमिकल बॉन्डिंग और मैकेनिकल बॉन्डिंग। मैकेनिकल बॉन्डिंग करता है, ये क्या करता है, केमिकल बॉन्डिंग करता है कंपोजिट। कंपोजिट मैकेनिकल बॉन्ड बिटवीन द मटेरियल एंड कंडीशन प्रिपेयर टू द सरफेस। यह केमिकल बॉन्डिंग करता है। सॉरी, यहां गलती से मैकेनिकल लिखा गया है, इसको एडिट कर देता हूं। आप यहाँ पे मैकेनिकल कर ये केमिकल कर लेना, ओके, क्योंकि एमलगम जो है वो मैकेनिकल करता है। यहाँ से गलती से लिखा गया है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा बाद में। अब आते हैं डेंटिन इचिंग एजेंट हम लगाते हैं। अब हमने कैविटी बना लिया, अब डेंटिन इचिंग एजेंट लगाते हैं विद 32% फॉस्फोरिक एसिड कोलाजन बाय एक्सपोज्ड डेंटिन। ओके, अब क्या होता है, डेंटिन स्मीयर लेयर प्रिपेयर्ड विद द बर। अब हमने डेंटिन का एक स्मीयर लेयर होता है जो एकदम पतला चिपिंग लेयर होता है, उसको हमने बर से हटा दिया, इचिंग एजेंट लगा करके हटा दिया। अब वो क्या करेगा, इंटरनली डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स के साथ बॉन्डिंग बना देगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या कंपोजिट में किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं जितने हैं, और कंपोजिट में एक यही फायदा होता है कि हमें एक्स्ट्रा प्रॉपर टूथ को नहीं कट करने की जरूरत पड़ती है। और फिर हमने प्राइमर प्लस एडेसिव कंपोजिट लगाया था। तो ये पूरा कंपोजिट का कंडीशन है कि कंपोजिट कैसे लगता है, एक लेक्चर लूंगा उसमें बता दूंगा। इट इज कॉल्ड टोटल एच टेक्निक। सोलर बॉन्डिंग टू द डेंटिन यूजिंग अ सेल्फ एचिंग प्राइमर। हमने सेल्फ एचिंग प्राइमर लगाया, उसके थ्रू हमने डेंटिन का बॉन्डिंग किया। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द कंपोजिट रेजिन एडेसिव और देन एडेसिव हाइब्रिड लेयर एंड देन हाइब्रिड लेयर। अब हमने टोटल क्या क्या कन्वेनियंस फॉर्म बनाना है। हमने रिटेंशन दे दिया कंपोजिट का, अमलगम का, और फिर हमने कन्वेनियंस फॉर्म बनाना है। चलो, ईवी शेप जो है, सब डेफिनेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वेनियंस फॉर्म।
तो ऐसा शेप एंड आउटलाइन फॉर्म ऑफ द कैविटी प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एडिक्वेट ऑब्जर्वेशन, आप आराम से ऑब्जर्व कर सके हो, एक्सेसिबिलिटी, आप एक्सेस हो सके उस एरिया में, एंड एज ऑफ ऑपरेशन, आपके बर वगैरह चल सके, आपका कार्वर चल सके, ऐसा कैविटी का कन्वीनियंस फॉर्म होना चाहिए एंड रेस्टोरिंग द कैविटी। प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? केरीज को रिमूव करो, रिस्टोरेशन प्लेसमेंट को अलाउ कर सके, अलाउ करे केरीज रिमूवल को, अलाउ करे एक्सेस टू द मार्जिन फॉर फिनिशिंग, इवेल्युएशन एंड क्लीनिंग। अब क्या हुआ? कन्वीनियंस फॉर्म एक शेप होता है जो कि आप उस पर प्रॉपर अपना बर, प्रॉपर अपना एमलगम कैरियर, प्रॉपर अपना एमलगम कार्वर वगैरह चला सकते हो, तो वो आपके लिए एक शेप फॉर्म कन्वीनियंस होना चाहिए बेटर कैविटी प्रिपरेशन के लिए। अब आ जाते हैं फाइनल स्टेप ऑफ द कैविटी प्रिपरेशन पे। जो फाइनल स्टेप होता है कैविटी के प्रिपरेशन में, वो होता है सबसे पहला रिमूवल ऑफ एनी रिमेनिंग इन्फेक्टेड डेंटिन एंड इफ इंडिकेटेड। जो ये टोटल स्टेज है, फाइनल स्टेज ऑफ द कैविटी प्रिपरेशन, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा आपके साथ, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, तब तक के लिए आप एक बार जितने स्लाइड्स दिया हूं, आप नोट्स इसका बना करके लिख करके एक बार पढ़ने की कोशिश करोगे। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, टू बी क्लियर। लेकिन फिर भी आप स्टेटमेंट्स से जितने डायग्राम्स हैं उनको समझने की कोशिश करोगे। किसी भी तरीके का डाउट होगा, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पेज ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री, फेसबुक पेज ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री, व्हाट्सएप फेसबुक ऑफ डेंटिस्ट्री, ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री एंड टेलीग्राम पे आप सब ज्वाइन कर सकते हो। सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करना, और फिर ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलना। थैंक यू, डेट्स ऑल।